नमस्कार, देशहित में अब आपके साथ मैं अदिति त्यागी। तो रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार तो हो गई, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी जारी है। आपको सबसे पहले अपडेट हम ये दे रहे हैं कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत मांगी है। जी हां, जुडिशियल कस्टडी 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी गई है एनसीबी द्वारा। और साथ ही आपको एक बार फिर से बताते हुए कि रिया चक्रवर्ती की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी जारी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पेशी के दौरान चल क्या रहा है। तो इस पेशी के दौरान आपको ये बात समझनी है कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को विक्टिम कार्ड नहीं खेलने दिया है। एक बात जो साफ तौर पर सामने आ रही है, वो ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा है। आज शाम 3:23 पर गिरफ्तारी हुई रिया चक्रवर्ती की। एनसीबी ने उन्हें गिरफ्तार किया। कुल मिलाकर अगर बीते 3 दिनों की बात करूं, 3 दिन उनसे पूछताछ हुई तो करीब 20 घंटे पूछताछ हुई और उसके बाद एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया। देशहित में आपको बताएंगे वो कौन सी धाराएं हैं जो उन पर लगाई गई हैं, उन धाराओं के साबित होने पर सजा कितनी मिलती है। तो एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की न्यायिक हिरासत की मांग की है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की है और साथ ही विक्टिम कार्ड नहीं खेलने दिया गया। देखिए उस वक्त की तस्वीरें जब सायन अस्पताल में पहुंची थी रिया चक्रवर्ती अपने मेडिकल के लिए, अपने मेडिकल टेस्ट के लिए जब वो पहुंची तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सायन हॉस्पिटल में उनका मेडिकल हुआ है, कोविड टेस्ट हुआ है और वहीं की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ इन तस्वीरों को आप जी न्यूज पर देख पा रहे हैं। उससे पहले जी न्यूज ही पहला ऐसा चैनल था जिसने आपको सबसे पहले ये बताया कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और कई एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हमने आपको रिया चक्रवर्ती की दिखाई और उन्हीं में से एक सायन अस्पताल में जब अपने मेडिकल चेकअप के लिए पहुंची थी रिया चक्रवर्ती, तभी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और साथ ही आपको ये भी बता दूं, अगर इस वक्त की बात करें, ये तस्वीर थोड़ी देर पहले की जब वो सायन अस्पताल पहुंची थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर एकदम लेटेस्ट इंफॉर्मेशन की बात करूं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी जारी है। सारे डिटेल्स के लिए रुक करेंगे जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा का। प्रमोद, एक बड़ी बात जो सामने आ रही है वो ये सामने आ रही है कि रिया चक्रवर्ती ने ये माना है कि वो ड्रग्स सिंडिकेट का हिस्सा थी। इसे लेकर आपके पास क्या डिटेल्स हैं और जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी चल रही है उसे लेकर भी क्या है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन? बिल्कुल, ईडी की तरफ से जो जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने के दस्तावेज सामने आए हैं उसने इस केस का पूरा रुख ही बदल दिया है। जहां पहले ये माना जा रहा था कि रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने ये माना था कि वो ड्रग्स लेती थी और वही सुशांत के लिए भी ड्रग्स मंगवाती थी, लेकिन चूंकि एनसीबी के सामने ये बड़ी मुश्किल थी कि कोर्ट में ये साबित कैसे किया जाएगा कि वो ड्रग्स आप लेती थी, क्योंकि कोई भी मेडिकल में उनके खून में किसी भी तरीके के ड्रग्स के सैंपल नहीं मिले थे और साथ ही कोई ड्रग्स की रिकवरी उनके पास नहीं हुई थी। उसके बाद जो 16 नंबर केस एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें जिन जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई थी उनका लिंक किस तरीके से रिया चक्रवर्ती के साथ जुड़ता था उसको इस पूरे जो एप्लीकेशन है उसके अंदर डिटेल में मेंशन किया है और ये बताया है कि पूरे जो ड्रग्स का सिंडिकेट का एक हिस्सा था। करीब 20 से 25 ऐसे लोगों की लिस्ट बनाई थी एनसीबी ने, जिसमें से 10 लोग गिरफ्तार हो गए हैं, जिसमें रिया भी है। और ये बताया गया है कि ड्रग सिंडिकेट में जो प्रोक्योरमेंट होती थी और जो ट्रांसपोर्टेशन होता था ड्रग्स को लाने ले जाने का और उसको रखना और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने का, उन धाराओं के तहत उसके ऊपर को डिस्ट्रीब्यूट करने का, उन धाराओं के तहत उसके ऊपर जो जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने के लिए जो एप्लीकेशन दी है इसमें कहीं पे भी वो ड्रग्स लेने का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। एनसीबी नहीं चाहती कि मजिस्ट्रेट के सामने वो कोई विक्टिम कार्ड खेल पाए। के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी हुई जो भी अपडेट्स आएंगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 86 दिन बीत चुके हैं। इंसाफ की लड़ाई आज आप कह सकते हैं एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। एनसीबी ने, जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं, कि रिया चक्रवर्ती से 3 दिन में 20 घंटों की पूछताछ की और उसके बाद रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया। और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके लिए यही कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती की 14 दिनों की रिमांड मांगी है और रिमांड पेपर में इस बात का जिक्र है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदने की बात कबूली है, यानी रिया चक्रवर्ती ड्रग्स सिंडिकेट की सक्रिय सदस्य। आप अपने बीमार दोस्त को दवा देंगे या ड्रग्स? ये सिर्फ सवाल नहीं, रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी का सबसे बड़ा आधार है।
3 दिनों तक करीब 20 घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार एनसीबी ने रिया को गिरफ्तार कर लिया। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एक दिन नतीजा आएगा और चौंकाने वाला भी आ सकता है, कौन जाने। मैं समझता हूं कि सुशांत को न्याय मिलेगा। सूत्रों के अनुसार एनसीबी के सामने रिया चक्रवर्ती ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उनका खुलासा बॉलीवुड के नशा लोग को बेनकाब करने वाला है, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने जिस तरह से सुशांत मामले में कई सवालों का जवाब नहीं दिया, उससे उनकी मुश्किल बढ़ गई। दरअसल रिया ने एनसीबी को बताया था कि सुशांत के कहने पर ही उन्होंने सुशांत को ड्रग्स दिए। ड्रग्स देने के लिए सुशांत ने ही दबाव डाला। एनसीबी अधिकारियों ने पूछा कि आपको ये पता था कि सुशांत मनोचिकित्सक से दवाइयां ले रहे हैं, तो रिया ने इसका जवाब हाँ में दिया। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी ने लगातार रिया से ड्रग्स मामले में उसके रोल और फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के बारे में सवाल दागे थे, जिसके बाद रिया ने एनसीबी को उन पार्टियों के बारे में बताया जहां पर ड्रग्स ली जाती थी। रिया के इस खुलासे के बाद एनसीबी अब उन 20-25 फिल्मी सितारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मन बना रही है। इसके बाद एनसीबी अधिकारियों का सीधा सवाल था, आप अपने बीमार दोस्त को दवा देंगी या ड्रग्स? सूत्रों के मुताबिक इस सवाल पर रिया की बोलती बंद हो गई। वो इसका कोई सीधा जवाब नहीं दे पाई। जहाँ तक आपने जो सवाल पूछा, आपने क्या पूछा? एविडेंस को लेकर। हाँ, एविडेंस है तभी हमने अरेस्ट किया है। बेसिक चीज तो ये है, दूसरा हम न्यायालय के सामने प्रस्तुत करेंगे। सर, बॉलीवुड के बड़े नामों का खुलासा किया है रिया ने। मैं एविडेंस से संबंधित कोई चीज आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, क्षमा करें। शोविक चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद रिया से एनसीबी की टीम ने लगातार 3 दिन तक पूछताछ की। पहले दिन 6 घंटे से ज्यादा सवाल जवाब हुए, फिर दूसरे दिन 8 घंटे पूछताछ चली और तीसरे दिन करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई। रिया सुबह 10:35 पर पूछताछ के लिए पहुंची थी और दोपहर 3:23 पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले आखिरी दौर की पूछताछ में रिया की शोविक से हुई चैट की पूरी क्रोनोलॉजी पूछी गई। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी सुशांत केस में एक निर्णायक मोड़ है और सुशांत के लिए संपूर्ण न्याय के रास्ते में पहली बड़ी जीत भी। मुंबई से अंकुर त्यागी, नित्यानंद शर्मा और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहाँ पर अब आपको ये समझाते हैं कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी किन धाराओं में हुई है और उन पर जो आरोप लगे हैं दरअसल वो गंभीर कितने हैं। तो ध्यान से सुनिए। रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 20B, 20B, 22 और 27 लगाई गई। शोविक और सैमुअल मिरांडा आपको याद होंगे, इन दोनों के साथ रिया की चैट की वजह से एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 20B लगी है। ये धारा उन लोगों पर लगती है जो गांजा खरीदते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं या फिर बेचते हैं। कम मात्रा में अगर ड्रग्स मिलती है तो 1 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन अगर भारी मात्रा में ड्रग्स मिले तो 10 साल तक की जेल हो सकती है। रिया चक्रवर्ती पर सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स देने का भी आरोप है, इसलिए धारा 22 लगाई गई। ये धारा ड्रग्स सेवन कराने के आरोपियों पर लगती है और इसके तहत अगर सजा के प्रावधान की बात की जाए तो 1 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। जबकि ड्रग्स खरीदने के आरोप की वजह से रिया के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 27 भी लगी है। अब इसमें क्या है सुन लीजिए। इसके तहत भी 1 साल से 10 साल तक की जेल का प्रावधान है। अब आपको यह भी समझना है कि सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की जो लड़ाई शुरू हुई, दरअसल वो अलग अलग मोड़ पर अलग अलग तस्वीरें पेश कर रही है। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हो चुकी है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो दूसरी ओर कंगना रनौत को लेकर शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार की तलखी भी सबके सामने आ गई है। शिवसेना कंगना रनौत को लेकर हमलावर है, उन्हें मुंबई में ना घुसने देने की धमकी दे रही। तो दूसरी तरफ कंगना आज मनाली से मंडी के लिए रवाना हुई। मंडी में उनके माता पिता रहते हैं और कल कंगना मुंबई पहुंचेंगी, लेकिन उससे पहले ही विवाद तेज है। अब कंगना रनौत पर लगे ड्रग्स अब्यूज के आरोपों पर महाराष्ट्र सरकार जांच करवाने की तैयारी में है। कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले ही विवाद तेज है। महाराष्ट्र सरकार कंगना के ड्रग्स लेने की जांच करने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर ठाणे में शिवसेना के आईटी सेल ने राजद्रोह की शिकायत की है और मुंबई में बीएमसी ने कंगना के ऑफिस में अवैध निर्माण का नोटिस चिपकाकर जवाब मांगा है। सवाल ये है कि सुशांत की न्याय की लड़ाई कंगना बनाम शिवसेना हो चुकी है। अब इस पूरे मामले को समझिए। शेखर सुमन के बेटे अध्ययन सुमन ने एक अखबार को इंटरव्यू दिया। अध्ययन ने कंगना पर आरोप लगाया, एक पार्टी में कंगना ने उन्हें जोर से थप्पड़ मारा, बाद में कार में भी उन्हें पीटा। जब अध्ययन ने उन्हें घर छोड़ा
तब भी उनके साथ अभद्रता की, उनका फोन दीवार पर मारकर तोड़ दिया। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने इस पर जांच का भरोसा दिया है। कंगना रुनावत जो है उसके ताल्लुकात या संबंध जो भी है, शेखर सुमन का जो लड़का है अध्ययन सुमन, इनकी दोस्ती थी। उसने बताया कि कंगना रुनावत ये ड्रग लेती है और उसी प्रकार मुझे भी उन्होंने कई बार जबरन ड्रग देने की कोशिश किया। महाराष्ट्र सरकार जांच की तैयारी में है तो दूसरी ओर कंगना ने भी ट्वीट कर जवाब दिया। कंगना ने कहा, मैं मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस उपकार से बहुत खुश हूँ। कृपया मेरा टेस्ट कीजिए, मेरे कॉल रिकॉर्ड की जांच कीजिए। अगर आपको ड्रग पेडलर से मेरा कोई लिंक मिलता है तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगी और मुंबई हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आपसे मिलने का इंतजार है। जाहिर है विवाद गहरा चुका है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर सुशांत के न्याय के लिए शुरू हुई लड़ाई इस मोड़ पर क्यों खड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और सुशांत मामले की बात की जाए तो एनसीबी, सीबीआई और ईडी तीनों इसकी जांच कर रहे हैं। हम आपको ये भी लगातार बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार भी कर लिया है, लेकिन महाराष्ट्र के पालघर में संतों के लिए न्याय की लड़ाई अब भी अधूरी है। महाराष्ट्र पुलिस सीबीआई जांच की अर्जी खारिज करने की अपील कर रही है, लेकिन संतों के लिए जी न्यूज की मुहिम जारी है। हमारी लड़ाई इंसाफ मिलने तक चलती रहेगी और इसीलिए हम ये पूछ रहे हैं कि पालघर मामले में सीबीआई जांच कब होगी। महाराष्ट्र के पालघर में क्रूरता से मारे गए इन साधुओं को न्याय कब मिलेगा? कौन नहीं चाहता कि पालघर हत्याकांड की सीबीआई जांच हो? और कौन सा राज छिपाने के लिए महाराष्ट्र पुलिस सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच का विरोध कर रही है? महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा है सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज हो, याचिकाकर्ता पर जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। अदालत में दिए हलफनामे में कहा गया है कि 18 दोषी पुलिसकर्मियों को अलग अलग सजा दी गई है और इनमें से कुछ को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है और कुछ को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि महाराष्ट्र पुलिस सीबीआई जांच से क्यों घबरा रही है? इस घटना की व्यापक और पूरी जांच मुंबई महाराष्ट्र की पुलिस नहीं कर सकती, इसलिए इस जांच को सीबीआई को सौंपना चाहिए, जो इस घटना से जुड़े हुए हर पहलू की जांच करे, व्यापक षड्यंत्र का पर्दाफाश करे। ये महाराष्ट्र पुलिस ही थी जिस पर सुशांत केस में ड्रग्स के कारोबार को छिपाने का आरोप है, और ये महाराष्ट्र की पुलिस ही है जो पालघर के केस के बाद लगातार सवालों में है। उनको जब चौकी से निकाला गया तो ये सारे घेर के खड़े हैं और उसके बाद उनकी भगा भगा के मारना ये एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी है। पूरे वीडियो में 25 असल्टर क्लियर कट दिख रहे हैं, तो ये 120 को अरेस्ट करना ये अपने आप में केस को वीक करता है। पालघर में 16 अप्रैल 2020 को हुए इस हत्याकांड में अब तक विश्वसनीय जवाब नहीं मिल पाया है कि लॉकडाउन के वक्त कैसे अचानक भारी भीड़ जमा हो गई, कैसे साधुओं को बच्चा चोर बताकर पीट पीट कर मार डाला गया और पुलिस ने खुद निर्दोष साधुओं को भीड़ के हवाले क्यों किया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देश हित में खबर आपके परिवार के हित से जुड़ी हुई। अगर आपका बच्चा वीडियो गेम खेलता है और लगातार वीडियो गेम खेलता है तो आज ये खबर आपके लिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम आपको ये बता रहे हैं कि आपके बच्चे को इस तरह से वीडियो गेम खेलना मानसिक तौर पर बीमार या फिर बहुत बीमार होने से बचा सकती है। वीडियो गेम पर देश हित की ये खबर आपके परिवार और आपके बच्चे का बड़ा नुकसान होने से बचा सकती है। मकसद सिर्फ और सिर्फ जीतना। यह बात किसी दूसरे लक्ष्य को साधने के लिए होती तो तारीफ कहा जाता, लेकिन यह बात वीडियो गेम की है जिसे जीतने वाली बच्ची जिंदगी हार गई। एक बच्चा हत्या का आरोपी बन गया और वीडियो गेम ने 2 परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 साल की बच्ची के कत्ल के आरोप में 12 साल के लड़के को गिरफ्तार किया गया है।
छठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे ने 5वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्ची को सिर्फ इसलिए मार डाला क्योंकि बच्ची उसे बार बार वीडियो गेम में हरा देती थी। इस बात का बदला लेने के लिए सुनसान मैदान में पत्थरों से कुचलकर मार डाला। नहीं, इसमें और कोई नहीं था। इसमें वो बच्चा और बच्ची, चूंकि हम बताया कि एक ही बिल्डिंग में रहते थे, ये बच्चा प्रारंभिक तौर पे इसको एक लंबा गुस्सा था इस चीज़ को, गेम को लेकर के। इसने बार बार इस बात को बताया कि हमें बार बार हरा देती थी। इवन इसका कहना था कि इसके भाई जो किसी के बराबर उसके साथ जब खेलता था तब भी वो दूसरे तरफ से उसके नाम पर खेलने लगती थी और हरा देती थी। इस तरह की बातों को बार बार ये बात सामने आई, तो मुख्य तौर पे बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं उस बात को लेकर के एक हिंसात्मक भाव आए और मुख्य वीडियो गेम इसके पीछे मुख्य वजह रहा। इंदौर पुलिस ने बताया कि आरोपी बच्चा और बच्ची अक्सर फ्री फायर नाम का वीडियो गेम खेलते थे। लगातार हार की वजह से लड़के का गुस्सा प्रतिरोध में बदल गया। उसने देविका की हत्या कर दी। घर वापस आकर खून से सने कपड़े धोए और हत्याकांड छिपाने की कोशिश की। गेम खेलने के दौरान बच्ची घर से गायब मिली तो परिवार ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद तलाश में बच्ची का शव घर के पास मैदान से मिला। कि मेरी गुड़िया कहीं बाहर जाती नहीं थी। 12 बजे वो नहा के शायद बाहर निकली, बगल में फूल प्लाट खाली है, फूल वूल लगा रखे, वो तोड़े, वहीं से कोई खींच के ले गया। कि आरोपी बच्चे के अलावा इस दर्दनाक घटना के लिए दोनों परिवार भी जिम्मेदार हैं, जिन्होंने बच्चों के जरूरत से ज्यादा वीडियो गेम खेलने की लत को नजरअंदाज किया। 2 साल पहले ही वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जरूरत से ज्यादा वीडियो गेम खेलने की आदत को बीमारियों की लिस्ट में शामिल किया था। तो अपने बच्चों को मनोरंजन का साधन दीजिए, खेल खेलने के लिए प्रेरित कीजिए, लेकिन उन्हें बीमार मत बनाइए। सचेत रहिए, निगाह रखिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.